हेलो गाइस, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल सतीश एडेट 9560 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसका नाम है पृथ्वी की दैनिक गति। ठीक है, इसके बारे में हम फुल चर्चा करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल धीरे गति से चलेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात बता दूं आप लोग को कि आप लोग कॉपी और कलम साथ में लेकर बैठिएगा, क्योंकि हम जो जो टॉप पॉइंट इस पे नोट कराऊंगा, जो जो पॉइंट इस पे लिखूंगा वो आप अपने नोट में मेंशन कीजिएगा, ताकि आप अगर इसको भूल भी जाते हैं कि अगर हम इसको समझाते हैं, अगर आप भूल भी जाते हैं तो क्या करेंगे, अपने नोट्स को देकर याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? पृथ्वी की गति, पृथ्वी गति पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है पृथ्वी की कितनी गति होती है। सबसे पहले 2 गति, पृथ्वी की 2 गति होती है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है? पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर, जैसे कि आप पृथ्वी देख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी हमारी पृथ्वी है। तब पृथ्वी की 2 गति होती है, क्या? घूर्णन गति और परिघूर्णन गति। ठीक है, तो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, क्या करती है? मान सूर्य के किस रूप में चक्कर लगाती है? एक वृत्ताकार पथ में। किस? सूर्य का चक्कर एक पथ, माने सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी है वो किस पथ पे लगाती है? तो एक वृत्ताकार पथ पे। अगर आपका क्वेश्चन आ गया निम्न में से किस पथ पे सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो वृत्ताकार पथ पे। तो जो सूर्य के चारों ओर जो 24 घंटा में वो घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा, परिक्रमण या परिक्रमा भी कह सकते हैं। परिक्रमण, परिक्रमा या परिक्रमण भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी है जिसपे हम रहते हैं, यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, जिसमें ये 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो इसको एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो 24 घंटा लगता है। तो वहीं जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको हम परिक्रमा कहते हैं, यानी कि वो दूसरों का चक्कर लगा रही है, दूसरों को घूम रही है। ठीक है, इसलिए उसको परिक्रमा कहते हैं। और दूसरा जो इसका गति होता है, क्या होता है? घूर्णन गति या घूर्णन गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति। ठीक है, यह क्या होता है? यह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्या करती है? पॉइंट नंबर 2, पृथ्वी अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर, यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर यहाँ से इस तरह यहाँ पे हम घूम रहे हैं तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा घूर्णन, यानी कि हम अपने ही अक्ष पे जहाँ खड़े हैं उसी पे हम घूम रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। तो वह घूर्णन गति, तो घूर्णन गति में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। आप लोग को याद होगा क्योंकि पहले हम बताए थे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और 37 अपने अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर 37 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और अपने अक्ष तल के साथ 66.5 डिग्री कोण बनाती है। और जब पृथ्वी जब परिक्रमा करती है सूर्य का परिक्रमा जब पृथ्वी करती है तो उसके कारण दिन रात होता है, यानी कि 12 घंटा में ओवर सूर्य के पीछे चली जाती है और फिर 12 घंटा सूर्य के आगे चली जाती है, उसी कारण दिन और रात होता है। और कोई आपको सामान्य में पूछ दे कि दिन रात तो क्यों होता है, तो पृथ्वी जो है वो सूर्य के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो इसी कारण पृथ्वी कभी सूर्य के आगे हो जाती है, कभी पीछे हो जाती है। ठीक है, जब आगे हो जाती है दिन और जब पीछे हो जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है। ठीक है, सॉरी नहीं पड़ती है, इसी कारण क्या होता है? रात होता है, जिस कारण दिन और रात की घटना घटती है। अब हम घूर्णन गति से भी फायदा है। क्या है घूर्णन गति से? ये सब आप नोट कर लिए, तो चलिए हम इधर मिटाते हैं।
घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर जो ऋतु में परिवर्तन है, मौसम जो होता है उसमें परिवर्तन होता है। अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन कर रही है उसी कारण क्या हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। अब कोई पूछ दे कि मौसम परिवर्तन क्यों होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है उसी कारण मौसम में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो अपने अक्ष तल के साथ 66 डिग्री का कोण बनाती है ना, उसी कारण। एक और हम बताया था सौरमंडल में कि मंगल जो है, मंगल पे भी मौसम संबंधी घटना होती है, ऋतु में भी परिवर्तन होती है, क्योंकि मंगल पर भी जीवन जीने का संभावना क्या है, उपलब्ध हो गया है। मंगल पर जीवन की संभावना है। मंगल पर भी क्या है, जीवन जीने की संभावना है। इसी तरह पृथ्वी की तरह भी मंगल पे ऋतु परिवर्तन होती है। ठीक है, इतना हम लोग समझ में आ गया है, और इसके इतना आ गया तो मैं इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हम दिए हैं 21 जून, क्योंकि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। और यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर जो चार जो गति है, इसी में सूर्य पृथ्वी जो होती है क्या होती है, पृथ्वी गति होती रहती है इसी चार में। 21 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून और 21 मार्च, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों बराबर हैं। दोनों क्या है, 21 मार्च बराबर 23 सितंबर, दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों एक समान है। और यहाँ पे 22 दिसंबर, 21 जून और 22 दिसंबर दोनों के अपोजिट है। क्या है, दोनों की अपोजिट है, यानी कि दोनों अलग अलग है। तो हम इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, 21 जून को, 22 दिसंबर को, और 21 जून को और 22 दिसंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पृथ्वी के 21 जून की बात कर लें। 21 जून की जो अवधि होती है, उस समय पृथ्वी जो होती है वो क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पे जो विषुवत रेखा से नीचे, यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर, यानी कि उत्तर की तरफ क्या होता है, लंबवत पड़ता है। और लंबवत पड़ने के कारण, अर्थात मान गया कि ये हमारी पृथ्वी है, गौर समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है, उत्तर दक्षिण, नीचे की तरफ दक्षिण, ऊपर की तरफ उत्तर। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश है, तो यहाँ पे हम कर्क रेखा है, कर्क रेखा, यहाँ नीचे जो है ये मकर रेखा है, 37 डिग्री मकर रेखा, मकर कहते हैं इसको, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो सूर्य के जो प्रकाश है वो 21 जून को मान गए हमारे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश जो है वो 21 जून को विषुवत रेखा है, ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ये हमारी विषुवत रेखा है। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो 21 जून को विषुवत रेखा से ऊपर और कर्क रेखा के नीचे पड़ता है, यानी कर्क रेखा तक विषुवत रेखा यदि सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और कर्क रेखा पड़ने के कारण उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें पृथ्वी का जो उत्तरी भाग जो है वह सूर्य का सबसे अधिक प्रकाश क्या करता है, अवशोषण करता है। और सबसे अधिक प्रकाश अवशोषण करने के कारण वहां दिन की समय जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि मान गए कि जो अभी दिन माने हमारे मान गए कि 5 बजे सूर्य भगवान अस्त हो जाते हैं। तो यही जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पे जो किसी जगह पे अगर तिरछी पड़ने लगे, यानी सीधा पड़ने लगे, तो वहां पे 5 बजे की जगह 6 बजे सूर्य अस्त होगा। क्यों? क्योंकि उस जगह पे प्रकाश मिल रहा है, और प्रकाश मिलने के कारण वहां उष्मा होती है, और उष्मा मिलने के कारण उस दिन गर्मी बहुत तेज होती है, और बहुत तेज गर्मी होने के साथ साथ 21 जून जो है वो सबसे बड़े दिन होता है। क्या होता है? 21 जून को सबसे बड़े दिन होता है। क्या होता है? 21 जून।
याद रखिएगा, नोट नोट 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। किस में? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। और सबसे बड़ा दिन होने के कारण वहां पे गर्मी का जो तापमान है सबसे अधिक होता है, और सबसे अधिक होने के कारण उस समय ग्रीष्म ऋतु उत्पन्न होता है। क्या? ग्रीष्म ऋतु, यानी कि इस जगह 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है प्रकाश अधिक अवशोषण करता है। प्रकाश अधिक अवशोषण के कारण वहां पे गर्मी का तापमान बढ़ जाता है, और गर्मी का तापमान बढ़ने के कारण वहां ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव देखा जाता है। और इसके अपोजिट जो हमारे 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को क्या होता है? यहाँ पे रात लंबी होती है, रात लंबी होती है। क्योंकि वहां पे जो है क्या होता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में उस प्रकाश अधिक मिल रहा है तो वहां पे तो दिन के समय जो होता है वो बढ़ जाएगा ना। और जिस जगह पे अगर मान गए कि हम एक बल्ब टांग रहे हैं, ठीक है, अगर उस जगह पे जिस जगह पे हम बॉल टांग रहे हैं वहां प्रकाश अधिक होगा तो वहां पे रात्रि का अनुभव नहीं होगा। और उसके अपोजिट यानी पीछे देखिएगा तो वहां रात्रि का अनुभव, यानी कि वो रात है। उसी तरह यहाँ पे जो होता है रात की सूर्य के प्रकाश तो मिल नहीं रहा है, तिरछी पड़ रही है, और उसी कारण यह प्रकाश अधिक अवशोषण नहीं करेगा। और अधिक अवशोषण के कारण यहाँ पे रात की जो अवधि होती है वो क्या होती है? लंबी होती है। तो 21 जून को क्या होता है? रात की अवधि लंबी होती है। 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होता है, जिस कारण दिन बड़ी होती है। और वहीं दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पे रात लंबी होती है और दिन क्या होता है? छोटी दिन। और यहाँ पे जो रात है वो क्या होगा? यहाँ पे रात छोटी होगी। याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी होगी, दिन बड़ा होगा, रात छोटी और दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा। और उसके अपोजिट जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे रात लंबी होगी और दिन क्या होगा? और छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें यह 21 जून पढ़े। अब हम क्या पढ़ते हैं? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर जो है उस समय 22 दिसंबर को सूर्य के जो प्रकाश है वह विषुवत रेखा से नीचे और मकर रेखा के बीच में, यानी विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में लंबवत पड़ती है। और लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पे जो प्रकाश होता है वो अधिक अवशोषण होता है। और प्रकाश अधिक अवशोषण होने के कारण यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे उस समय ग्रीष्म ऋतु हो जाएगा और यहाँ पे बसंत ऋतु, यानी 22 दिसंबर को बसंत ऋतु और 21 जून को 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। यहाँ पे हम कुछ गलती बता दिए, यहाँ पे बसंत ऋतु नहीं होगा, यहाँ पे शीत ऋतु होगा। क्योंकि शीत ऋतु होगा, क्योंकि यहाँ पे जब 21 जून को दिन बड़ा हुआ था यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु हुआ था, तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे शीत ऋतु होगा। शीत ऋतु 21 जून को ही, ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश अधिक मिल रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में रात की अवधि लंबी है। ठीक है, और जस्ट उसके अपोजिट हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर को दिन क्या होगा? यहाँ पे लंबा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है यहाँ विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में मिलेगा, और विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में मिलेगा तो यहाँ पे ये प्रकाश का अवशोषण अधिक करेगा। अब प्रकाश का अवशोषण अधिक करेगा तो गर्मी जो है यहाँ पे अधिक मिलेगी। तो उस समय 22 दिसंबर को यहाँ बड़ी रात होगी। और क्या? 22 दिसंबर को दक्षिणी
गोलार्ध में दिन बड़ी होगी, रात छोटी होगी। जस्ट इसका अपोजिट जो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या होगी, छोटी होगी और रात लंबी होगी, यानी कि उल्टा है, दोनों उल्टा है। अगर यहाँ पे दिन बड़ा हुआ तो यहाँ पे 21 जून को दिन छोटा होगा, और यहाँ पे रात छोटी होगी तो यहाँ पे रात बड़ी होगी। ठीक है, इतना समझ गए? अब इतना समझ गए तो चलिए अब हम इसके आगे बात करते हैं। अब 23 सितंबर, तो हम आपको पहले बताए हैं कि जो 23 सितंबर है, 23 सितंबर है और 21 मार्च है, दोनों बराबर है, तो हम दोनों को एक साथ देखेंगे। 23 सितंबर और 21 मार्च, 23 सितंबर 21 मार्च। ठीक है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च जो है, इसको हम दोनों को बराबर क्यों रखें? क्योंकि इस समय जो सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधी विषुवत रेखा पे पड़ती है, और विषुवत रेखा पर पड़ने के कारण यानी कि सूर्य उस समय पूरा खड़ा होता है और वहां से वो कहीं नहीं जाता है। इसलिए उस समय 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन प्रकाश जो होता है, प्रकाश भी जरूरत भर मिलता है, और जो रात्रि अंधेरा होता है वो भी जरूरत भर, यानी कि दिन और रात दोनों बराबर होता है। क्या? क्यों? क्योंकि मान गए हमारे ये सूर्य भगवान हो गए, ये हमारा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी। तो यहाँ पे कर्क रेखा, मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा था। एक इसका जो प्रकाश होता है कर्क रेखा से ऊपर नहीं जा रहा है, मकर रेखा से नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में प्रकाश जो होता है सूर्य का वो बहुत अच्छे से और बराबर मिल रहा है। इसलिए उस समय क्या होगा, उस समय दिन और रात बराबर होगा। क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई पूछ दिया कि किस तारीख को दिन और रात बराबर होगा, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, तो इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर इस तारीख को दिन और रात बराबर होंगी। ठीक है, तो हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया, और समझ में नोट नहीं होगा तो आप नोट कर सकते हैं, और अगर वीडियो समझ में नहीं होगा, क्योंकि देखिए मैं बहुत धीरे से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई और क्लास ना करना पड़े। ठीक है, तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप इसको आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और भी बच्चे से जोड़िए। ठीक है, क्योंकि हमारा जर्नी यही होगा और यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है, ओके, बाय।